हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब रिलेटिव स्पीड का लास्ट सब टॉपिक देख लेते हैं जो कि है रिलेटिव स्पीड इन वाटर। तो बच्चों वाटर वाले में बोट एंड स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम आती है, तो पहले जरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम दो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों स्टिल वाटर की कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए हमने एक रिवर का लेआउट ड्रॉ करा हुआ है और यहाँ पर ये बोट है। बोट की स्पीड वाटर में कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ये x5 ले लिया है किलोमीटर पर आवर। और रिवर बैंक पे एक ऑब्जर्वर यहाँ पर शो किया है। तो इस ऑब्जर्वर को इस बोट की स्पीड इस स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में कितनी नजर आएगी, 5 किलोमीटर पर आवर दिखेगी, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बच्चों अगली कंडीशन हमने ली है डाउन स्ट्रीम, जब पानी मूव करने लगा। यहाँ पर तो पानी रुका हुआ था, स्टिल वाटर था। अब अगली कंडीशन में क्या है बच्चों कि वाटर मूविंग है। तो अब देखिए बोट की स्पीड राइट वार्ड में कितनी शो करी है हमने, x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की डायरेक्शन भी मूवमेंट की हमने एरो से देखो शो कर रखी है बच्चों, और ये राइट वार्ड ही है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये पानी की जो रफ्तार है हमने एज्यूम कर ली है 2 किलोमीटर पर आवर, और बोट कितनी स्पीड से जा रही है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब जो रिवर बैंक पे ऑब्जर्वर है उसको ये बोट अब राइटवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। पहले तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, जब पानी रुका हुआ था उसके ऊपर ये 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। अब बच्चों वाटर भी मूव कर रहा है, वाटर के ऊपर ये बोट भी मूव कर रही है, दोनों ही मूव कर रहे हैं राइटवर्ड। तो इस ऑब्जर्वर को ये बोट अब राइट डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, 5 किलोमीटर पर आवर नहीं, 7 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि बोट तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल ही रही है और वाटर भी मूव कर रहा है, तो वाटर के ऊपर ये बोट मूव कर रही है। तो इसकी स्पीड कितनी नजर आएगी इसे, 7 किलोमीटर ना, ये स्पीड ऐड हो जाएगी। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से हम बच्चों समझ सकते हैं। जैसे आप लोग कभी मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर एस्केलेटर होता है बच्चों, मूविंग जो सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पर आप देखिए कई बार लोग उस मूविंग एस्केलेटर पर भी चलने लगते हैं सीढ़ियों पर। तो अगर आप बगल स्टेशनरी जो सीढ़ियाँ होती हैं, रुकी हुई जो सीढ़ियाँ होती हैं, अगर आप उस पर जाओ और कोई आदमी अगर उस एस्केलेटर पर चल भी रहा है तो वो आपको दुगनी तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। दुगनी का मतलब काफी तेजी से, क्योंकि एस्केलेटर भी मूव कर रहा है, उसके ऊपर वो चल भी रहा है। तो एस्केलेटर के मूविंग की स्पीड और प्लस उसके चलने की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं और वो बहुत तेजी से हमको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। सेम चीज यहाँ पर भी है बच्चों। इसको एक बार आप एक तरीके से आप और फील कर सकते हो, जैसे कभी अगर हवा चल रही हो तो अगर आप हवा की डायरेक्शन में साइकिलिंग करिए तो आसान होता है, आप तेजी से जाते हैं, लेकिन अगर अपोजिट में मूव करिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। सेम चीज यहाँ पर भी है बच्चों कि पानी की डायरेक्शन में चलना ना ज़्यादा आसान होता है। तो ये जा रही थी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वाटर भी मूव कर रहा है 2 किलोमीटर, तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हमने यहाँ पर बच्चों समझाया हुआ है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इफ बोट एंड स्विमर, ये बोट हो या स्विमर हो या कुछ भी स्टीमर हो, कुछ भी हो, और पानी की स्पीड अगर दोनों की वेलोसिटी के डायरेक्शन सेम है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जिस तरफ पानी का बहाव है, फ्लो है, उसी डायरेक्शन में अगर हमारा बोट, स्विमर या स्टीमर जो भी हो, अगर उसी डायरेक्शन में मूव करे तो इस कंडीशन को बच्चों हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कैसे मिलती है, हमको ऐड होकर के मिलती है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको ये दिखाई देगी। अच्छा, इसके नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, x यहाँ पर है स्पीड ऑफ बोट, y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया हमको। अब अगला इसी का बच्चों है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों, जैसे ये देखो रिवर है, पानी के डायरेक्शन अगेन राइट वार्ड ही है, लेकिन स्टीमर के मूवमेंट यहाँ पर राइट वार्ड थी और यहाँ पर लेफ्ट हो गई है। तो अब इस ऑब्जर्वर को ये स्टीमर किस स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, अगर ये पानी रुका हुआ होता तब तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लेफ्ट वार्ड जाती हुई दिखाई देती, लेकिन वाटर तो मूव कर रहा है राइट वार्ड और ये लेफ्ट वार्ड जा रही है। तो अब इस ऑब्जर्वर को ये स्टीमर किस रफ्तार से दिखाई देगी, केवल 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये राइट वार्ड जा रही है, लेकिन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी राइट साइड चला जा रहा है, इसलिए ऐसा होगा। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या आ जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्टीम की बारे में लिखा है, अब स्टीम क्या होता है, इफ बोट एंड स्विमर
इज मूविंग अपोजिट टू द स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम के अपोजिट में बोट, स्विमर या स्टीमर मूव करती है बच्चों, तो इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम की कंडीशन। इसमें एक बड़ा खास बात ध्यान रखना है, प्रिकॉशन, तो वो हमने इस तरफ लिखा हुआ बच्चों, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या है, स्पीड ऑफ बोट स्विमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ग्रेटर देन स्ट्रीम फॉर अप स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड से बोट या स्विमर की स्पीड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए अप स्ट्रीम के लिए। जरा यहाँ पर समझो, स्ट्रीम की स्पीड, जैसे बच्चों देखो जो ये राइट वर्ड स्ट्रीम है, इसकी स्पीड हमने यहाँ पर शो नहीं करी है। स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पर ये कितनी है, y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है, ये जैसे स्ट्रीम की स्पीड। अब बोट की स्पीड तो लेफ्ट वर्ड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो पानी के अपोजिट ये तभी फ्लो कर जा पाएगी जब इसकी स्पीड पानी की स्पीड से क्या होगी, ज़्यादा होगी। खुद से सोचिए, अगर आप किसी रिवर में हैं तो आप रिवर का जो पानी का बहाव है उसके अपोजिट तभी आप तैर के जा सकते हो जब आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा होगी। अगर आपकी स्पीड पानी की स्पीड से कम है तब तो पानी आपको अपने ही डायरेक्शन में बहा ले जाएगा, उसके अगेंस्ट आप जा ही नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से बच्चों, अगर इस स्टीमर की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड या पानी की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा पाएगा, अदरवाइज तो ये जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए अब स्ट्रीम में ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ बोट या स्विमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड से हमेशा ज़्यादा होगा फॉर अप स्ट्रीम कंडीशन। अच्छा, इसलिए जो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर अप स्ट्रीम में आएगी वो हमेशा होगी x माइनस वाई, कभी भी y माइनस एक्स मत कर देना, क्योंकि स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती है, वेलोसिटी नहीं है। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या लिखनी है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ना कि y माइनस एक्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और समझिए, अब ये एक्स वाई नोटेशन से मतलब नहीं है। मान लो आपने नोटेशन यहाँ पे y यहाँ पे x कर दिया, तब तो ये y माइनस एक्स ही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि रिलेटिव स्पीड हमेशा बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड लिखना है। अब नोटेशन में आप x लिखो y लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नोटेशन पलट दोगे तो ये भी बदल जाएगा। ये जस्ट समझने के लिए हमने लिखा हुआ है x माइनस वाई और y माइनस एक्स। कोर कंसेप्ट क्या था कि बोट की स्पीड हमेशा रिवर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप तीनों बातें समझ पाए होंगे। स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में नॉर्मल स्पीड दिखाई देती है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, और अप स्ट्रीम में बच्चों स्पीड क्या होती है, रिलेटिव वाली माइनस हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसी कंसेप्ट पर बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यान से लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. तो दोनों की स्पीड हमें जूम कर लेते हैं। तो स्पीड जूम करते हैं। Let the speed of boat in still water equal to x kilometer per hour and speed of stream इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड हमने जूम कर ली है। अब कंडीशन देखिए, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टाइम लगा 10 आवर। तो जरा एक सिंबल के फॉर्म में से लिखते हैं, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आने और जाने में टाइम कितना लग गया मिलाकर टोटल 10 आवर। ध्यान से समझिए बच्चों, अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ, रिवर के अपोजिट कितना 30 किलोमीटर गए। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में 44 किलोमीटर गए। तो आने और जाने में दोनों मिलाकर के टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर लग रहा है। और टाइम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
तो अप स्ट्रीम की स्पीड और डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिख लो आप। रिलेटिव स्पीड इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? अप स्ट्रीम की स्पीड अभी हमने देखी थी, कितना देखा था अप स्ट्रीम की स्पीड, ये देखिए अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी लिखी है हमने, x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फार्मूले से 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए, अप स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गए, तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी वाली, डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई। तो ये अप स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम, ये डाउन स्ट्रीम में जाने में लगा टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दोनों अलग अलग रख दी है, अप स्ट्रीम की यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम की यहाँ पे, और दोनों का सब मिलाकर के कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब अगली कंडीशन देखिए बच्चों, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर का समय लग रहा है। तो अगेन इक्वेशन फॉर्म करिए, 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग मेथड से बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं ना, रिड्यूसिंग मेथड जो हमने सीखा था, रिड्यूसिंग मेथड, उसी से ये सॉल्व हो पाएगा। तो लिखते हैं आगे हम, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू q। अभी इक्वेशन चेंज होकर के क्या हो जाएगी, पहली वाली 30p प्लस 44q इक्वल टू 10। अब ये इक्वेशन देखिए किसी से डिवाइड हो रही है क्या, हाँ किससे डिवाइड हो रही है, पूरी इक्वेशन देखिए बच्चों किससे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है ना, तो 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15p प्लस 22q इक्वल टू 5, और इसे लिखा हमने इक्वेशन 3। ये क्या करा है, डिवाइड बाई 2 कर दिया है, इसे हमने ब्रैकेट में बंद किया और डिवाइड बाई 2 कर दिया। अच्छा अगली इक्वेशन देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 40p प्लस 44q। अच्छा ये एरर होगी बच्चों, यहाँ पर ये 44 नहीं, ये कितनी थी देखो, यहाँ पर 55 था ये, तो इसे करेक्ट करके क्या करोगे आप, 55 कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 55। तो ये है 55, यहाँ भी करेक्शन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55, दोनों ही 55 हो जाएंगे। 55q इक्वल टू 13। अब ये क्या किसी से डिवाइड हो रही है, नहीं, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हो गया इक्वेशन 4। अब 3 और 4 को सॉल्व कर लिया जाए। तो 3 और 4 को कैसे सॉल्व करें, किसको एलिमिनेट करें, p को करें कि q को करें, किसी को भी कर सकते हैं, तो हम p को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो p को एलिमिनेट करने के लिए देखो बच्चे, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 40, तो 15 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120। तो 120 लाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 से, और यहाँ पे किससे कर दोगे 3 से, तो मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 3 एंड multiply by 3
इन इक्वेशन 4। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जब 120p। अब 22 इंटू 8 करें 176 और राइट में 8 5 जा, नीचे इसको 3 से करेंगे तो 55 इंटू 3 करें और 13 इंटू 3 माइनस कर लिया जाए। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल। अब इस तरफ 176 माइनस 165 कितना आ गया 11q इक्वल टू 1। तो q कितना आ जाएगा 1/11। तो q की वैल्यू है 1/11। अब q की ये वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम पुट कर देते हैं q की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 15p प्लस 22 इंटू q इक्वल टू 5। 15p प्लस 2 इक्वल टू 5 इतना आ गया। फिर आगे 15p इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट 3/15 हो जाएगा, तो p कितना आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से p और q की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दो, जो हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था बच्चों यहाँ पे। तो 1/x माइनस वाई ये p हो जाएगा और 1/x प्लस वाई q। तो 1/ पहला है 1/x माइनस वाई 1/5 हो जाएगा। वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/5 और 1/x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/11 इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई हो जाएगा 5 और x प्लस वाई हो जाएगा 11। इक्वेशन कितनी हो चुकी हैं 4 तक हो चुकी हैं। 5 और 6 नेम दे देते हैं इनको। ये है इक्वेशन 5, ये है इक्वेशन 6। दोनों को ऐड कर लिया जाए। इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, तो ये y से y कैंसिल 2x इक्वल टू आ जाएगा 16 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा 8। अब x की वैल्यू कहीं पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11 इम्प्लाइज दैट y आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, हेंस the speed of boat in still water equal to 8 km/h और speed of stream इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 km/h। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 40 और ये एनसीईआरटी का ही है।
रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो हम एज्यूम कर लेते हैं पहले, लेट द स्पीड ऑफ रितु in still water equal to x kilometer per hour and speed of current मतलब वाटर करंट, and speed of current is y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन क्या है, 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गए तो 2 आवर का टाइम लगा। तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना टाइम लगा, 2 आवर। केवल डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है अभी यहाँ पर। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 20 और स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है पहले से पढ़ा है हमने, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, x प्लस वाई को वहाँ पर भेजो, 2 को इस तरफ कर दो, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन देखिए, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटे लगे। तो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम ये जाने में भी कितना टाइम लगा, 2 आवर। अगेन फार्मूला, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस वाई इधर 2 इधर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐड कर लो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों ऐड कर लेते हैं। तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा 12, इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा 6, और x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 1 में पुट कर दो, y 4 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, ये वैल्यू पुट करते ही 4 आ जाएगा। और लास्ट में आप आंसर लिख दो, स्पीड ऑफ रितु, स्पीड ऑफ रोइंग ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट, स्पीड ऑफ करंट ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से बच्चों इस पर बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन कर ली। अगर आपने दोनों अच्छे से समझ के कर लिया है तो इस पर बेस्ड और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमारा टॉपिक बच्चों कंप्लीट हुआ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों अगली क्लास में।